हेलो। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करिए वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। चलो, कुमुदनी जी राधे राधे, वंदना जी राधे राधे, राहुल कश्यप जी हर हर महादेव। चलो कंफर्म करिए एक बार जल्दी से मुझे वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं है जी। क्लियर है ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। अच्छा, तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल, जिसमें मैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट्स, भूपेश जी राधे राधे, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट जो आपको मेटल्स है उनके बारे में आप लोग को बता रहा था। ठीक है, अब आज अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? नॉन मेटल के बारे में। किसके बारे में? नॉन मेटल। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आधा केमिस्ट्री आपको यहीं से खत्म हो जाता है। इसके बाद एक और बड़ा चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल, उसके बाद तो फिर बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट निकल जाएगा उसके बाद। चलो, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने इससे पहले के जो वीडियोस है ना वो नहीं देखे हैं, उससे इसके पहले के जो क्लासेस नहीं देखे हैं, वो सब ना लाइव क्लास सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, तो उसको पूरा देखिएगा, है ना जी, तभी पूरा चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएगी। चलो, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम लोग तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? मेटल और नॉन मेटल, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एकदम सब ध्यान से सुनते चलेगा। शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। चलो देखिए, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? धातु एवं अधातु। इसको हिंदी में धातु, धातु एवं अधातु के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट जो मेटल्स है, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में बताया था। एक सिंपल से क्वेश्चन से आज के इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। चलो, मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा वो बताएंगे। किसे मेटल ऑफ होप, किसे मेटल, मेटल ऑफ होप के नाम से जानते हैं? चलो, ये मेरा क्वेश्चन है, किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो जी, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हाँ भूपेश, सब पढ़ाऊंगा, भी टेंशन मतलब सब चीज आएगा जी, सब चीज आएगा। अभी तो आपका ये धातु अधातु पढ़ा रहा हूँ, अधातु के बाद आपका पूरा इसके और पढ़ाऊंगा, धातु का पढ़ाऊंगा। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना उस सीक्वेंस से आप लोग चलते चलिए, है ना, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूटेगा। टेंशन मत लीजिए, जैसा भी हो रहा है उसी सीक्वेंस आप लोग को चलते जाना है। आप लोग तैयारी करते चलिए, रिवाइज करते चलिए जितना पढ़ाया जा रहा है उसको। बाकी तो यार मैं करा रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलो ठीक है, तो आपका देखो, मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, है ना। और बस आप सभी से ये है कि इससे पहले जितने जो क्लासेस हुए हैं सबको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए, देखिए, बाकी सब टॉपिक आप लोग का होगा। चलिए ठीक है, अब अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे? नॉन मेटल अर्थात अधातु। ठीक है, कल मैंने जो इंपॉर्टेंट जो मेटल थे उसके बारे में पूरा बता दिया था, अच्छे से उसको रिवाइज करेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख अधातुएं, है ना, प्रमुख, प्रमुख अधातुएं, प्रमुख अधातुएं, इंपॉर्टेंट्स नॉन मेटल। चलिए, तो मैंने अधातु के बारे में बताया था। जो अधातु होता है प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो अधातु होती है वो प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका धातु होती है वो प्रायः आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग जो प्रमुख अधातुएं हैं उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे? हाइड्रोजन। बहुत सारे तथ्य बताऊंगा आप लोग को, बहुत सारे तथ्य, तो सभी तथ्यों को आप लोग को मेरे साथ याद करते चलना है। बस जैसा पढ़ा रहा हूं, है ना, फॉलो करते चलिए और आप रिवाइज करते चलिए, बाकी सब टॉपिक आप लोग का हो जाएगा। चलो, हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन के बारे में पहला चीज क्या ध्यान रखना है? इसे 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 अवारा तत्व, इसे अवारा, अवारा तत्व के नाम से जानते हैं। इसे अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। इसे अवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। पहला तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? याद करते चलिए साथ साथ जी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। साथ ही साथ इसका परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। इसका परमाणु भार भी क्या होता है आपका? 1 होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? इसको भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? भविष्य का ईंधन। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसको फ्यूचर फ्यूल, है ना, इसको फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो हाइड्रोजन है ये आपका स्मोक फ्री गैस है। ठीक है, स्मोक फ्री गैस है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये आपका धुआं रहित गैस है। क्या है जी? आपका धुआं रहित, ये धुआं रहित गैस है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या है? ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में
पाया जाने वाला गैस है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है जी, आपका गैस है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है, याद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग अब आगे देखते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। अब ये तीन समस्थानिक कौन कौन से हैं? पहला आप लोग को याद रखना है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम है ना, पहला आपका प्रोटियम हो जाएगा, प्रोटियम के बाद आपका ड्यूटेरियम के बाद आपका ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम याद रखना है जी। आपका हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या होगा आपका ट्राइटियम हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रोटियम का फार्मूला 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2 और आपका ट्राइटियम का 1H3 हो जाएगा, ठीक है। इसके तीन समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं, जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे और क्या ध्यान रखना है आप लोग को हाइड्रोजन के बारे में, जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये आपका सूर्य में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का ही तो मिक्सचर है ना, तो ध्यान रखना ये आपका सूर्य है ना, सूर्य में भी क्या है जी, आपका पाया जाता है, सूर्य में भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है जी सूर्य में, आप लोग को पता होगा। तो ये कुछ जो चीजें हैं पहले एक बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद फिर से मैं जो मेन तथ्य उसके बारे में बताते चलूंगा। इसे अवार्य तत्व कहते हैं। पहला चीज, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक होता है, इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, स्मोक फ्री गैस है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और ये सूर्य में भी पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है जी, इंपॉर्टेंट है, इसका जो उष्मीय मान होता है ना, ये सर्वाधिक होता है, इसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। कहाँ, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ ना, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ, इसका उष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू, इसका उष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है आपका, सर्वाधिक होता है, तभी तो इसको फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, सर्वाधिक होता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। चलो यहाँ तक सबको याद हो गया होगा, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो यहाँ तक सबको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग और देखते हैं जो क्या क्या इसके बारे में तथ्य है। बता रहा हूँ जी, कोई भी अगर बुक भी देखोगे ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, आप लोग अगर एनसीईआरटी का भी बुक पकड़ोगे ना, तो इतना सारे तथ्य को एक जगह नहीं दिया गया है, इतना सारे तथ्य को एक जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। इस पे दो तीन आपका मैं क्लासेस के सोर्सेज, दो तीन आपका जो बुक्स है ना उसके सोर्सेज में आप लोग को उसको एक जगह अरेंज करके आप लोग को पूरा बताता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप लोग। चलो आगे बात करते हैं, देखिए अब इसके बाद हाइड्रोजन के बारे में और क्या ध्यान रखना है आप लोग को। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O2 का निर्माण करता है, H2O2 का निर्माण करता है। अभी H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना, H2O2 का क्या करता है जी, निर्माण करता है, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O2 का निर्माण करता है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ये जो H2O2 बना है इसके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पास मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के आपका उपयोग क्या क्या है उसके, है ना, उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए, है ना, सबसे पहले इसका यूज कहाँ करते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए देखो, पहला यूज इसका कहाँ होता है, घावों को साफ करने में, है ना, पहला आपका हो जाएगा जी आपका घावों को, है ना, घावों को साफ करने में, करने में इसका यूज होता है। दूसरा, जो पेंटिंग्स होते हैं, पेंटिंग्स, उसमें जो काले रंग की लेयर चढ़ जाते हैं, काले रंग की परत चढ़ जाते हैं, उसको हटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग में, है ना, पेंटिंग में जमे जमे काले काले लेयर को हटाने के लिए, हटाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होता है। चलो तीसरा मैं और यूज बता दे रहा हूँ इसका, और कहाँ यूज करते हैं, आपका एंटीसेप्टिक की तरह, ठीक है, इसका यूज आपका एंटीसेप्टिक की तरह क्या किया जाता है, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। चौथा यूज आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन यूरिन को, मिल्क को, जूस को, है ना, इन सबको प्रिजर्व रखने के लिए, लिख दे रहा हूं, देखो आपका ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन यूरिन हो गया, है ना,
मिल्क हो गया, उसके बाद आपका जूस हो गया, ह्यूमन मिल्क यूरिन, है ना, सॉरी ह्यूमन यूरिन हो गया, है ना, उसके बाद मिल्क हो जाएगा, उसके बाद जूस, इन सभी को क्या करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए या प्रिजर्व रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो क्या क्या बता दिया, देखो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। यूज में बताया, घावों को क्या करने में, साफ करने में इसका यूज होता है, पेंटिंग में जमे काले लेयर को या काले परत को हटाने में इसका यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, और ह्यूमन यूरिन, मिल्क, जूस, इन सभी को क्या करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो मैंने किसके बारे में बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उपयोग के बारे में बताया ना। चलो और क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन के बारे में, चलो हाइड्रोजन के बारे में और क्या चीज आपको ध्यान में रखना है जी, हाइड्रोजन का यूज किस में करते हैं, आपका हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस, आपने नाम तो सुना होगा हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का उपयोग, ठीक है, हाइड्रोजन 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 का जो उपयोग है, हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में किया जाता है, किसमें, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में, हाइड्रोजन का यूज हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में क्या होता है, किया जाता है, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं हाइड्रोजन का, तो आपका किसके निर्माण में जी, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। साथ ही साथ देखो, अगर इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। आगे बात करते हैं आपका एल्कोहल के निर्माण में, एल्कोहल एल्कोहल के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल जैसे कि बात करते हैं आपका, जैसे मेथिल एल्कोहल बता रहा हूं मैं, है ना, मेथिल एल्कोहल, मेथिल के बाद में एथिल एल्कोहल लिख रहा हूं। जैसे कि मेथिल एल्कोहल का अगर मैं फार्मूला बताऊं, आप लोग को पता होगा, मेथिल एल्कोहल का फार्मूला, इसी को तो मेथेनॉल के भी नाम से जानते हैं, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, और C2H5OH, ये क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। बताओ इसमें हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, है ना। तो आपका अल्कोहल के निर्माण में भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ देखो, जितने जो आपका एसिड्स होते हैं, है ना, जितने भी जो आपका एसिड्स होते हैं, उसमें भी किसका यूज होता है, आपका हाइड्रोजन का यूज होता है। जैसे कि बात करता हूं, मैंने लिखा है ना, चलो मैं पहले लिख दे रहा हूं, एसिड में क्या होता है, आपका मौजूद होता है, एसिड में हाइड्रोजन क्या होता है, आपका मौजूद, है ना, मौजूद होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि बात करते हैं भाई, मैं लिखता हूं CH3COOH, मैंने एसिटिक एसिड का फार्मूला लिख दिया, बताओ इसमें हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। मैं लिखता हूं आपका HC, मतलब मैं आपको लिखता हूं, है ना, CH3COOH, उसके बाद H2SO4, इसमें भी बताओ हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद देखो HCOOH, इसमें भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं आपका HCl, इसमें भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो जितने जो आपका एसिड्स है उसमें भी क्या आपका हाइड्रोजन मौजूद होता है, ध्यान रखना, है ना। और जैसे कि CH3COOH, H2SO4, HCOOH, HCl, है ना, आपका जैसे कि मैं और लिखता हूँ HNO3, बहुत सारे एसिड है यार, मैं तो कुछ एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका एसिड में भी मौजूद होता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा आपका एलिमेंट है जो एसिड में प्रमुख रूप से मौजूद होता है, तो अगर आपको ऐसा पूछे क्वेश्चन, तो क्या बताओगे, हाइड्रोजन बताओगे, है ना। तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, जो मेन मेन तथ्य है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ, मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले हम लोग ने जाना, जो आपका हाइड्रोजन है इसे अवार्य तत्व कहते हैं। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, उसमें मान सर्वाधिक होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता, भविष्य का ईंधन कहते हैं, स्मोक फ्री गैस है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सूर्य में भी ये आपका पाया जाता है हाइड्रोजन। साथ ही साथ रखना, जो हाइड्रोजन के बारे में एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन क्या आपका, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन क्या है जी, आपका सबसे हल्की गैस है ना, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है। अगर सबसे हल्की गैस पूछेगा तो क्या बताओगे, हाइड्रोजन बताओगे, लेकिन सबसे हल्की नोबल गैस अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, आप हीलियम बताओगे, क्या बताओगे, हीलियम। नोबल गैस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्री गैस कहा जाता है, तो सबसे हल्की नोबल गैस आपका हीलियम हो जाएगा। लेकिन सबसे हल्की अगर गैस पूछेगा तो क्या बताओगे आप, आपको बताना है जी हाइड्रोजन बताना है, ठीक है। चलो फिर मैंने बताया 3 समस्थानिक होते हैं, सूर्य में भी पाया जाता है। फिर मैंने बताया भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O2 का निर्माण करता है, जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं। यूज मैंने बता दिया, घाव को साफ करने में, पेंटिंग में जमे काले परत को हटाने में, एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज होता है। ह्यूमन यूरिन को, मिल्क को, जूस को, इन सभी को क्या करने के लिए, है ना। ह्यूमन यूरिन ये अलग हो गया, मिल्क जैसे दूध हो गया, जूस हो गया, है ना, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस में होता है, ध्यान रखना। और अमोनिया के निर्माण में, है ना, एल्कोहल्स के निर्माण में, एसिड में भी क्या होता है, आपका हाइड्रोजन मौजूद होता है। आशा कर रहा हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर यहां से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोग इसका आंसर कर दोगे। बताइए जल्दी से, यहां तक आप लोग को समझ में आया, सब लोग कंफर्म करिए, यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आ गया, एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए।
कुमुदनी, डेविड, नीलिमा, भूपेश, चलो जी, चंपेश, चलो आगे सबको समझ में, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने आप लोग को हाइड्रोजन के बारे में बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बाद देखते हैं, ये पहला हमने नॉन मेटल देखा, अधातु देखा हाइड्रोजन के बारे में। दूसरा दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में, जो आपका ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा दूसरा हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं किसके बारे में, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलो थोड़ा चमक रहा है, इधर लिख दे रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई कि जो ऑक्सीजन है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ऑक्सीजन की खोज किया गया था आपका सीले एवं प्रिस्टले, ठीक है। सीले, सीले और प्रिस्टले, सीले और प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था, इंपॉर्टेंट है। वही अगर आपसे पूछता है कि भैया आपका हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हाइड्रोजन अगर पूछेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बताओगे कैवेंडिस, क्या बताओगे, कैवेंडिस बताओगे, है ना। इससे पहले जो हमने हाइड्रोजन पढ़ा, चलो लिख ही लेता हूँ भाई, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। खोज, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था, कैवेंडिस, ठीक है, कैवेंडिस, कैवेंडिस नामक साइंटिस्ट, कैवेंडिस नामक साइंटिस्ट। हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं आपका साइंटिस्ट से, लेकिन फिर भी अगर सपोज आ जाए तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलो, तो ऑक्सीजन गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था, ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टले। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में, ये हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल में कितना परसेंटेज है, 21% हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, ठीक है। इसी ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, इसी ऑक्सीजन को लाइफ एयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ एयर, ठीक है, लाइफ एयर कहा जाता है, याद रखना। आगे बात करते हैं, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, इसका अपर रूप की बात करते हैं, इसके अपर रूप, अपर रूप मतलब आपका एलोट्रॉप, है ना, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। ऑक्सीजन के अगर अपर रूप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब आपका ओजोन हो जाएगा। ऑक्सीजन का अपर रूप क्या होता है, आपका ओजोन होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, आपका ओजोन लेयर को, ओजोन परत, ओजोन परत को मापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई को ना, ओजोन परत की मोटाई, मोटाई को मापने की इकाई क्या होता है आपका, डॉप्सन यूनिट। सीजीपीएससी का प्रश्न था, डॉप्सन यूनिट, है ना। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाते हैं, तो आप बताओगे 16 ऑफ सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, ये आपका ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन जो लेयर है वो कौन से मंडल में पाया जाता है, ओजोन लेयर कौन से मंडल में, ये पूछेगा ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है, तो क्या बताओगे आप, समताप मंडल में, समताप मंडल में क्या है, आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने, वायुमंडल में 21% में अवेलेबल है। इसको लाइफ एयर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको प्राण वायु, है ना, इसको प्राण वायु कहा जाता है। इसके एलोट्रॉप की बात करते हैं तो आपका ओजोन हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। फिर मैंने बताया भी कि वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं 16 ऑफ सितंबर को, और ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है, तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। चलो, और कुछ कुछ चीजें हैं इसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन क्या करता है, ये ना ह्यूमन के बॉडी में फूड को बर्न करता है, ह्यूमन के बॉडी में फूड को बर्न करता है, तभी हमको क्या मिलता है जी, एनर्जी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, ये आपका ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, लिख दे रहा हूं, देखो ये ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में फूड को, फूड मतलब खाना, फूड को बर्न करने का, फूड को बर्न, बर्न करने का, बर्न करने का कार्य करता है, मतलब फूड को जलाने का, है ना, फूड को बर्न करने का कार्य करता है, कार्य करता है। जिससे हमको क्या मिलता है, जिससे, जिससे हमें क्या मिलता है जी, एनर्जी मिलता है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आपने सुना होगा वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग है ना, इसका प्रयोग आपका वेल्डिंग में भी किया जाता है। ध्यान रखना आपका इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसमें जी, आपका वेल्डिंग में, इसका प्रयोग आपका वेल्डिंग में, वेल्डिंग, वेल्डिंग में, इसका प्रयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है, वेल्डिंग में भी किया जाता है। देखो क्यों किया जाता है पता है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, जलने में सहायता प्रदान करता है, जलने में सहायक होता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता प्रदान करता है, इसका प्रयोग आपका वेल्डिंग में किया जाता है। और वेल्डिंग में स्पेशली ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर का प्रयोग होता है, किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन,
ऑक्सीजन और एसिटिलीन, एसिटिलीन का क्या है जो आपका मिक्सचर का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या बता दिया, वायुमंडल में 21%, लाइफ एयर, एलोट्रॉप ओजोन, ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट, वर्ल्ड ओजोन डे 16 ऑफ सितंबर। ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। और ह्यूमन बॉडी में ये फूड को बर्न करने का कार्य करता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है, और इसका यूज वेल्डिंग में भी किया जाता है ना। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, ये बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया आप लोग को कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं आपका 16 सितंबर को ना, 16 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो, तो ऑक्सीजन के बारे में इन सभी तथ्यों को आप लोग को याद रखना है। बाकी यार ये चीज तो पता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है आप लोग को पता भी होगा कि जितने जो समस्त हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो समस्त हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश और आपका वाटर वाटर प्लस आपका CO2 प्लस आपका पर्णहरिम, पर्णहरिम को क्या बोलते हैं पता है ना, क्लोरोफिल। इन सब की उपस्थिति में क्या करते हैं, समस्त जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, अपने लिए क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अपने लिए क्या करते हैं जी, भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन का निर्माण करते हैं और कौन सा गैस को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। कौन सा गैस को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, किसको, ऑक्सीजन गैस को इनके द्वारा मुक्त किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, और इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहां तक सबको चीजें क्लियर होगी होंगी। तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, खोज सिली और पिछले, बाकी यार 2-3 बार मैंने रिवाइज कर दिया, आशा कर रहा हूँ आप लोग का याद हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 अधातु के बारे में पढ़ लिया, जहां से मैक्सिमम 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 बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मैंने आप लोग को बता दिया। चलो आगे बात करते हैं। अभी बहुत सारे नॉन मेटल के बारे में पढ़ाऊंगा ना, बता रहा हूँ, तो ध्यान में एकदम रखते चलिए, क्योंकि हौच पौच होगा चीजें, अंतिम में जब टेस्ट होगा फिर दिमाग खराब हो जाएगा कि किसका आंसर क्या था, ऐसा करके। तो दिमाग में रखते चलिए। ठीक है, दिमाग में बार बार इस चीज को रिकॉल करते जाइए, आप लोग को बार बार लाना है, तभी क्या होगा, चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए भैया आगे बात करते हैं। तो हमने 2 नॉन मेटल के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा तीसरा नॉन मेटल की बात करते हैं, नाइट्रोजन भाई। ठीक है, तीसरा हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, देखो इन लोग का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सब अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में। जो अभी हम लोग एलिमेंट्स देख रहे हैं, जो नॉन मेटल देख रहे हैं ना, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये और ये कौन से ग्रुप का है, ये सब पीरियोडिक टेबल में आप लोग को मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग नॉन मेटल के प्रोस्पेक्टिव चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए, अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये वायुमंडल में कितना परसेंटेज में अवेलेबल है भाई, ये आपका वायुमंडल में 78%। ठीक है, ये आपका वायुमंडल में, ये वायुमंडल में कितना, 78%। ठीक है, 78% क्या है आपका, पाया जाता है, या वायुमंडल में 78% क्या है आपका पाया जाता है, ये पहला चीज। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज किस में करते हैं भैया, चिप्स के पैकेट में भरने के लिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग चिप्स के पैकेट में है ना, इसका प्रयोग चिप्स के पैकेट में, इसका प्रयोग चिप्स के पैकेट में भरने के लिए, चिप्स के पैकेट में भरने के लिए किया जाता है, चिप्स के पैकेट में भरने के लिए किया जाता है। दूसरा फंक्शन बता दिया। चलो, तीसरा इसके बारे में ध्यान रखना, गाड़ियों के टायरों में भी भरने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, गाड़ियों के टायरों में, टायरों में भरने के लिए, गाड़ियों के टायरों में भरने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, तो एक क्वेश्चन का आंसर करिए। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग कितना परसेंट हम अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंटेज है, 21% है। तो हम अपने शरीर में भी कितना परसेंट ले जाते हैं ऑक्सीजन का, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का 21% हमारे शरीर के अंदर जाता है ऑक्सीजन का। और बाहर कितना जाता है, देखो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, निःश्वसन, मतलब कितना अमाउंट में गैस हमारे बॉडी में आ रहा है, तो ऑक्सीजन 21% हमारे बॉडी में जाता है ना, मतलब आता है जी। और बाहर कितना जाता है, तो बाहर जाता है कितना, 17%। 17% ऑक्सीजन को शरीर से क्या कर दिया जाता है, आपका बाहर कर दिया जाता है। मतलब रिमेनिंग कितने परसेंट ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, कितना आपका 4% ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनहेलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, 21% ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं। एक्सहेलिंग मतलब जब बाहर जाता है, जब गैस है ना, तो इसमें कितना परसेंट, 17% बाहर जाता है। और यूज कितना का हो जाता है, 4% का हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो, तो अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना, 78% अवेलेबल है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी 78%
78% नाइट्रोजन जाता है जी, है ना, 78% नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और पूरा का पूरा 78 के 78% हमारे बॉडी से बाहर भी आ जाता है। जब मैं रेस्पिरेशन आप लोग को बताऊंगा तो इसमें चीजों को और अच्छे से आप लोग को बताऊंगा, फिलहाल चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखो लिक्विड जो नाइट्रोजन है ना, लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग, लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन का प्रयोग प्रयोग अंगों को, ठीक है, अंगों को मतलब ऑर्गन्स को, अंगों को वीर्य, वीर्य मतलब सीमन, है ना, पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र में, पढ़ेंगे क्या होता है सीमन, क्या होता है वीर्य, क्या होता है बताऊंगा। तो लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग अंगों को, वीर्य को तथा तथा पोलेन ग्रेन को, तथा पोलेन ग्रेन, ठीक है, तथा पोलेन पोलेन ग्रेन को, पोलेन ग्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परागकण, परागकण को प्रिजर्व करने के लिए, है ना, प्रिजर्व रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए किया जाता है, संरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन है, इसका यूज अंगों को, वीर्य को तथा पोलेन ग्रेन अर्थात पराग कण को प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे मूवी वगैरह में या कुछ अगर सीआईडी वगैरह देखे होंगे तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई ऐसे एक बॉक्स होता है ना, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन्स है, कोई अंग है, उसको डाल दिया जाता है। इस ऑर्गन्स को, जैसे कि बात करें ये कोई ऑर्गन है, इसको डाल दिया गया है ना। तो लिक्विड नाइट्रोजन में ये डला हुआ है, ये क्या होता है, जल्दी आपका खराब नहीं होता है ना, ये आपको जल्दी खराब नहीं होता है, स्टडी पर्पस के लिए इसका यूज होता है ना। तो जैसे किसी ऑर्गन्स का यूज उसका स्टडी करना है तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाता है, ताकि उसका लाइफ, उसका जो आपका वो है डिकम्पोजिट कंपोजिशन का रेट है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना लिक्विड नाइट्रोजन का यूज अंगों को, वीर्य को तथा पोलेन ग्रेन को प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं और किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। जाहिर सी बात है इसका प्रयोग किस में करेंगे, आप लोग सुने हो ये एनपीके, सुने हो एनपीके, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम। तो जो आपका उर्वरक है फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर का ये तीनों आपका प्रमुख क्या होता है, आपका घटक होता है, कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम। तो इसका प्रयोग और किस में करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक, उर्वरक के रूप में, ठीक है, उर्वरक, उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में इसका इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं, आगे और ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं ना, ये आपका वायुमंडल से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है जी, है ना। जो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, अच्छा नीलिमा जी, ठीक है कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके देख सकते हो। अगर अभी दिक्कत हो रहा है तो आप जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप देखिएगा। तो जो पेड़ पौधे हैं वो आपका नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते, क्वेश्चन पूछा गया स्टार मार्क लीजिएगा। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इसको स्टार मार्क करना है, पूछा गया प्रश्न है। तो पेड़ पौधे ना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को, पेड़ पौधे नाइट्रोजन नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते, नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं करते, सीधे ग्रहण नहीं करते। ये पेड़ पौधे की बात हो रहा है ना, ये मतलब पेड़ पौधे, ये नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। चलो और कहाँ कहाँ आपका इसका यूज होता है, जो सीएफसी है ना, सीएफसी बोलता हूँ, जो आपका रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक, प्रशीतक अर्थात जो आपका रेफ्रिजरेटर अर्थात जो प्रशीतक है, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, आपका नाइट्रोजन का। साथ ही साथ याद रखना जो आपका नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये हमारे ब्लड में घुलता नहीं है, ये हमारे ब्लड में नहीं घुलता, नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में नहीं घुलता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलो यहां तक बताओ, चीजें सबको कंफर्म हो गई, क्लियर होगी, हो गया सबको, चलो आगे समझ में। हाँ जी, आपका डेविड जी रूट से होता है ना, रूट से जब मैं प्लांट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखना कि जो आपका पेड़ पौधे हैं ना, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं, वो आपका नाइट्रेट के रूप में करते हैं। जैसे मटर हो गया, ठीक है, कुछ कुछ जो पौधे होते हैं, फलीदार पौधे हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट्स वगैरह को। मैं बताऊंगा आगे आगे आप लोग को। राइजोबियम आपने नाम सुना होगा, मटर का पौधा आपने नाम सुना होगा। चलो तो इस क्वेश्चन का सही मतलब ये जो मैं बता रहा था नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बारे में जितने भी मैंने तथ्य बताए, आशा कर रहा हूँ सबको याद हो गया होगा। चलो बताओ, हो गया याद, समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं जी। जल्दी बताइए, आगे बढ़ूं।
चलो ठीक है, अब मैं नाइट्रोजन के बारे में भी आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिए देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो मैंने बताया किसके बारे में आप लोग को, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बाद मैंने बताया किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बाद मैंने किसके बारे में बता दिया आप लोग को, नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन भी हमारा हो गया, नाइट्रोजन भी हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखिए अब हम लोग एक और नॉन मेटल पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वो है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन जो मेन है, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, वही सब पहले आप लोग को बता रहा हूँ, कार्बन। तो कार्बन, कार्बन के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले चीज तो आपका ज्यादा क्वेश्चन कार्बन से क्या आता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखिए, कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता, संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो जी आपका 4 होती है। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपका कार्बन में, कार्बन में सबसे ज्यादा, कार्बन में सबसे ज्यादा क्या होता है जी, आपका श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का क्या है, गुण पाया जाता है। कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। हाईली कैटिनेशन पावर, मतलब ध्यान रखना, ये बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन क्या करता है आपका, बहुत लंबी लंबी क्या करता है, श्रृंखला बनाता है। तो इसमें कैटिनेशन पावर क्या होता है आपका, सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, और क्या चीज आपको ध्यान रखना है, कार्बन के आपका 4 अपरूप होते हैं, है ना। आप लोग को पता होगा अपरूप अर्थात एलोट्रॉप। हमने कई बार आप लोग को क्वेश्चन जब सॉल्व कराता था तो बताया था कि कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। कार्बन के 4 अपरूप, कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं, 4 एलोट्रॉप होते हैं। अब ये 4 एलोट्रॉप कौन कौन से हैं आप लोग को पता भी होगा। पहला पहला तो होगा आपका हीरा, हीरा अर्थात डायमंड। ठीक है, चलो सीधा मैं पढ़ाते चलता हूँ। अब हीरा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो हीरा के बारे में ध्यान रखना, ये आपका कार्बन का सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप है, सबसे कठोरतम, सबसे कठोरतम अपर रूप है। सबसे कठोरतम क्या है आपका, अपर रूप है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कोयले की खान में, ये कोयले की खान में ना, कोयले की खान में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, ये आपका जो हीरा है, हीरा में क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। जनरली देखा जाए तो अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाया जाता है। कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। कौन से कारण से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, जिसके कारण इसमें चमक पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, हीरा का प्रयोग आपका ज्वेलरी में, किसमें, ज्वेलरी में किया जाता है। ठीक है, और आपका ग्लास कटिंग में, है ना, ग्लास कटिंग में होता है, ग्लास कटिंग, है ना, कांच वगैरह को काटना है। या बोल सकते हैं मेटल कटिंग, मेटल कटिंग में भी क्या होता है आपका, हीरा का प्रयोग होता है। एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि हीरा में क्या होता है, हीरा में अर्थात डायमंड में, हीरा में एक कार्बन, हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। कितने, 4 अन्य कार्बन से। हीरा में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से क्या होता है जी आपका, जुड़ा होता है, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे देखो, ये एक कार्बन है, ये आपका 4 अन्य कार्बन से ऐसे जुड़ा होता है, किसमें आपका, हीरा में, डायमंड में। ठीक है, और ये सबसे कठोरतम एलोट्रॉप है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम अपरूप है। प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरली, है ना, प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर एलोट्रॉप है, सबसे कठोर अपर रूप है, सबसे कठोर क्या है, अपर रूप है। आशा कर रहा हूं यहां तक आप लोग को चीजें याद हो गई होंगी, यहां तक आप लोग को चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, ये मैंने हीरा के बारे में बता दिया, पहला एलोट्रॉप। हीरा के बाद अब क्या पढ़ेंगे, देखो कार्बन के 4 एलोट्रॉप होते हैं, पहले तो हीरा बता दिया। हीरा के बाद याद रखिएगा ग्रेफाइट, है ना, हीरा के बाद ग्रेफाइट। चलो फटाफट देख लेते हैं, ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट के बाद हम लोग फुलेरिन के बारे में जानेंगे, फुलेरिन के बाद ग्राफीन, फिर आपका ये इसके चारों इलेक्ट्रॉप खत्म हो जाएगा। चले, तो अभी हम लोग किसके बारे में जानते हैं, हीरा के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे जी, ग्रेफाइट के बारे में, है ना, ग्रेफाइट। अब हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने बताया कि आपका हीरा कार्बन का सबसे कठोर एलोट्रॉप है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ना, ये कार्बन का सबसे सॉफ्टेस्ट एलोट्रॉप है, सबसे मुलायम एलोट्रॉप है। तो ध्यान रखना, आपका ग्रेफाइट 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 कार्बन का, ग्रेफाइट कार्बन का सबसे मुलायम एलोट्रॉप है, सबसे सबसे मुलायम मुलायम अपर रूप है। सबसे मुलायम क्या है, आपका अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का सबसे मुलायम अपर रूप है, सबसे सॉफ्टेस्ट क्या आपका एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट का यूज किस में करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट, है ना, स्नेहक, स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एज ए लुब्रिकेंट आपका ग्रेफाइट का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे सब समझ में। सर क्या सच में हीरा जहरीला, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, राहुल जी क्या क्वेश्चन किए, सर क्या सच में हीरा जहरीला होता है। देखो ऐसा सुनने में तो आता है, ऐसा सुनने में तो आता है ना। अब एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसका आंसर कर पाना यार
मैं तो एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में पता नहीं, हाँ लेकिन जैसे रील्स वगैरह है ना, या ऐसे न्यूज़ वगैरह में सुने हैं कि आपका वो जहरीला होता है ऐसा करके, बाकी तो अब एग्जैक्ट पता नहीं है क्या होता है। चलो, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है कभी कि हीरा जहरीला होता है ऐसा टाइप का। चलो ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्या ये जहरीला होता है क्या होता है। तो ग्रेफाइट कार्बन का सबसे मुलायम अपरूप होता है, स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ आपका पेंसिल की है ना, पेंसिल पेंसिल की नोक बनाने पे, पेंसिल की नोक नोक बनाने में आपका किसका प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बात करते हैं, आपका इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में भी किया जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, कि अधिकतर देखा जाए तो जो अधातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो आपका अधातु होते हुए भी उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ध्यान रखना, यह क्या होता है, यह उष्मा एवं विद्युत का, यह उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है। यह उष्मा विद्युत का अच्छा क्या होता है, चालक होता है, अच्छा चालक होता है। यह उसमें विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो ये मैंने बता दिया, ग्रेफाइट कार्बन का सबसे मुलायम अपरूप है, स्नेहक के रूप में इसका यूज होता है, पेंसिल की नोक बनाने में इसको यूज होता है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोलर रॉड के रूप में, और ये उष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, ग्रेफाइट में इधर लिख रहा हूँ, देखो ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। कितने, तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, तीन अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में, और क्या चीज आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट में है ना, ग्रेफाइड ग्रेफाइड के परतों के बीच, परतों के बीच क्या है, वांडर वाल्स बल कार्य करता है, ठीक है। वांडर वाल्स बल, ये फिजिक्स में आप लोग को बताऊंगा, वांडर वाल्स बल क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो यहां तक आप लोग को ग्रेफाइट के बारे में तथ्यों को याद करना है। तो ये सभी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ग्रेफाइट के बारे में बता दिया। ग्रेफाइट के बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, फुल्लेरिन, ठीक है, फुल्लेरिन। ग्रेफाइट के बाद अभी हम लोग किसके बारे में जानते हैं, फुल्लेरिन। ये भी क्या आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। एक चीज और बचा है ग्रेफाइट के बारे में, एक कार्बन, अच्छा मैंने लिख दिया ना, एक कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ये तो लिख दिया, यही बचा है बोल रहा था, तो ये तो मैंने बता दिया। अब चलिए फुल्लेरिन के बारे में देखते हैं। तो फुल्लेरिन, ये भी क्या आपका कार्बन का एलोट्रॉप है, ये भी क्या आपका कार्बन का क्या है जी, आपका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। और फुल्लेरिन का इसका जो आकार होता है वो फुटबॉल के जैसा होता है। कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा। इसका आकार फुटबॉल के जैसा, आकार फुटबॉल के जैसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फुल्लेरिन का यूज आपका नैनो ट्यूब है ना, नैनो ट्यूब बनाने में, मतलब बहुत छोटे छोटे ट्यूब बनाने में, नैनो ट्यूब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप बात को भी ध्यान रखना है। हालांकि यूजीएस क्वेश्चन तो नहीं पूछा है ना, पूछ लेगा कि कौन से कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जिसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसा दिखता है, तो आप क्या बताओगे, फुल्लेरिन बताओगे। क्या बताओगे जी, फुल्लेरिन बताओगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो फुल्लेरिन के बारे में बता दिया, ग्रेफाइट के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं ग्रेफिन, ठीक है, ग्रेफिन। अब देखो मैंने बताया था कि कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर अपरूप कौन सा होता है, हीरा होता है। लेकिन कार्बन का कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला, या कृत्रिम रूप से कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या होगा, अगर ऐसा पूछेगा तो क्या बताओगे, ग्रेफिन। तो ध्यान रखना है, यह कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है, सबसे कठोर अपर रूप होता है। सबसे कठोर क्या होता है जी, आपका अपर रूप होता है, सबसे कठोर अपर रूप होता है, ध्यान रखना है ना, कृत्रिम रूप से, है ना। और जो ग्रेफिन है इसका यूज किस में करते हैं, आपका बुलेट प्रूफ। अब जाहिर सी बात है बहुत कठोर है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रयोग कुछ अच्छी चीजों में किया जाता होगा। तो जैकेट बनाने में, और हवाई जहाज के, ठीक है, हवाई जहाज के जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट और हवाई जहाज के जैकेट, ठीक है। देखो हवाई जहाज है पूरा आपका वायु में गति करता है, ठीक है। तो वायु से उसको बहुत क्या होता है, मतलब एक प्रकार से वायु का बहुत उसमें प्रभाव पड़ता है, तो ज्यादा प्रभाव ना पड़े ऐसे करके ना, हवाई जहाज का जो आपका जो बॉडी है,
बोल सकते हैं बॉडी, वो किसका बना रहता है? आपका ग्राफीन का। हालांकि एल्यूमिनियम का भी प्रयोग करते हैं ना, लेकिन मजबूती प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ग्राफीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कृत्रिम रूप से कार्बन का सबसे कठोर एलोट्रॉप है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज होता है, साथ ही साथ हवाई जहाज के जैकेट बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? आपका ग्राफीन का। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या क्या बता दिया? कार्बन के बारे में बताया, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखलन गुण संयोजकता 4 होती है, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लेरिन और आपका ग्रेफिन। बताओ क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया जी? चीजें आ गया सबको समझ में? बताइए यहाँ तक कंफर्म है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ूं फिर मैं? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ ना, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। चले आगे बात करते हैं। तो ये मैंने किसके बारे में बताया आप लोग को? कार्बन के बारे में। किसके बारे में बताया? कार्बन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन के बारे में तो मैंने बता दिया। कार्बन के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फास्फोरस के बारे में, ठीक है। कार्बन के बाद अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे जी? फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस। कार्बन के बाद अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करें? फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस आपका एनिमल और प्लांट दोनों में क्या होता है? आपका महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका फास्फोरस, 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 फास्फोरस एनिमल, एनिमल, एनिमल और प्लांट, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। एनिमल और प्लांट दोनों के लिए क्या होता है? जो आपका महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है, पहला चीज तो, ठीक है। और ये फास्फोरस है, ये भैया आपका नॉन मेटल है, अधातु है। अधातु होते हुए भी आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये आपका किसमें? सॉलिड स्टेट में ना, ये आपका सॉलिड, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। जबकि मैंने बताया था अधातुएं तो प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जबकि ये तो फास्फोरस अधातु होते हुए भी आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आपने नाम सुना है, अभी मैंने बता भी था, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो इसका प्रयोग प्लांट में देखा जाए तो किस में करते हैं? प्लांट में आपका एज अ फर्टिलाइजर। इसका प्रयोग प्लांट में उर्वरक के रूप में, प्लांट में उर्वरक, उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग प्लांट में उर्वरक के रूप में किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर इसका यूज किया जाता है। किसका? फास्फोरस का, ठीक है। और याद रखना, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में आप लोग को ध्यान रखना है, ये हमारे हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब, ठीक है। तो याद रखना, ह्यूमन बॉडी में हड्डियों के विकास के लिए। अच्छा, मैंने बताया था आप लोग को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट बताया था, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट बताया था, उसमें फास्फोरस बताया था कि नहीं बताया था? जिसमें फास्फोरस था कि नहीं था? उसमें फास्फोरस था कि नहीं था? बताओ जल्दी से बताइए। तो अगर ह्यूमन बॉडी में देखिए तो आपका किसमें जो आपका बोन है ना, बोन, बोन के विकास के लिए, बोन अर्थात हड्डी, बोन के विकास के लिए, बोन के विकास के लिए क्या होता है? ये सहायक होता है। हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के विकास, हड्डियों एवं दांतों के, है ना, हड्डियों एवं दांतों, दांतों के लिए भी, दांतों के लिए भी। तो हड्डी और दांतों के विकास के लिए क्या होता है? आपका सहायक होता है, याद रखिएगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो मैंने किसके बारे में बता दिया? फास्फोरस। फास्फोरस के 3 रूप होते हैं, फास्फोरस के 3 प्रकार, है ना, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है, एक होता है आपका लाल फास्फोरस, एक होता है आपका सफेद फास्फोरस और एक होता है आपका काला फास्फोरस। चलिए देखिए, एक क्या होता है आपका लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ठीक है। और एक होता है आपका सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। और एक होता है आपका ब्लैक फास्फोरस, मतलब काला फास्फोरस, ठीक है, काला फास्फोरस। चलो, काला फास्फोरस हो गया। देखिए, अब उसके बाद देखिए, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस और आपका काला फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस में क्या ध्यान रखना है? लाल फास्फोरस में आप लोग को ध्यान रखना है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग माचिस की तीली बनाने में होता है। इसका प्रयोग किसमें? माचिस की तीली, माचिस की तीली, इसका प्रयोग माचिस की तीली बनाने में होता है, ठीक है। दिया सलाई बोल सकते हैं या माचिस की तीली बोल सकते हैं, वही है। इसका प्रयोग पतंग के मांझा बनाने में, है ना। आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग पतंग के मांझा, पतंग के मांझा, मांझा बनाने में, पतंग के मांझा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो सफेद फास्फोरस होता है, ये बहुत क्या होता है? खतरनाक होता है ना। देखो, लाल फास्फोरस, इसका प्रयोग तो आपको माचिस की तीली बनाने के लिए करते हैं, लेकिन जो सफेद फास्फोरस होता है ना, ये क्या होता है? ये अत्यंत, अत्यंत क्या होता है? जो आपका ये क्रियाशील होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग किस में करते हैं? विस्फोटक, विस्फोटक, विस्फोटक बनाने में,
विस्फोटक एक्सप्लोजिव बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? आपका सफेद फास्फोरस का। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो आपका काला फास्फोरस होता है, इसका प्रयोग सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक, इसका प्रयोग सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक बनाने में ना, अर्धचालक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका काला फास्फोरस का। तो आशा कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। लाल फास्फोरस, इसका प्रयोग माचिस की तीली वगैरह, पतंग का मांझा बनाने में होता है। फिर मैंने बताया आपका सफेद फास्फोरस का यूज आपका विस्फोटक वगैरह बनाने में होता है, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में होता है, जबकि काला फास्फोरस का यूज आपका सेमी कंडक्टर अर्थात अर्धचालक बनाने में होता है। बताओ आगे सबको समझ में आ गया? फास्फोरस के बारे में यही सब चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया आप लोग को? फास्फोरस के बारे में। हमारा फास्फोरस भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा फास्फोरस भी क्या हो गया जी? आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर ये तीनों फास्फोरस की बात करें, इन तीनों फास्फोरस की बात करते हो, तीनों फास्फोरस में सबसे क्रियाशील कौन सा? अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? यही बताओगे, सफेद फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस होता है, ये क्या होता है? सबसे क्रियाशील होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या क्या मैंने पढ़ा दिया, पूरा आप लोग को याद करना है ना। देखो, बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें हो जाएगी, जैसे कि मैंने पूरा चीजों को बार बार रिवाइज किया है, सब किया हुआ है, तभी तो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो डेफिनेटली यार, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो वही है, आप लोग को बार बार चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, चलो, तो क्या क्या पढ़ा दिया? सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया। हाइड्रोजन के बाद मैंने आप लोग को किसके बारे में बताया भाई? ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बाद मैंने किसके बारे में आप लोग को बता दिया? नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बाद मैंने किसके बारे में आप लोग को बताया? कार्बन के बारे में। कार्बन के बाद मैंने किसके बारे में बता दिया आप लोग को? कार्बन की एलोट्रॉप। एलोट्रॉप के बाद हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़े। ठीक है, चलिए, हो गया। अभी बहुत सारा और बचा है भाई, आज थोड़ा क्लास लेट, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, मतलब 1 घंटा से ज्यादा भी हो सकता है, क्या पता 1 घंटा 25 मिनट 20 मिनट तक क्लास चले आज फिर से, जैसे बायोलॉजी में चला था। चलो भाई, शुरू करते हैं ना। अब इसके बाद देखो, फास्फोरस तो हो गया। फास्फोरस के बाद फिर से एक नए नॉन मेटल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम क्या है जी? आपका सल्फर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं सल्फर। सल्फर को भी हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसके बारे में? सल्फर के बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, सल्फर का यूज किस में होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में सबसे पहला चीज इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग H2SO4, इसका प्रयोग H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है, सबसे पहला चीज। आगे बात करते हैं, ये पहला इसका फंक्शन बता दिया। दूसरा इसके बारे में ध्यान रखना, जो त्वचा संबंधी जो रोग होता है ना, स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, उसके उपचार में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताओगे आप? त्वचा संबंधी उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सल्फर के बारे में ध्यान रखना आपका, रबर का वल्कनीकरण प्रोसेस। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, हमारे व्यापम पूछा है क्वेश्चन को, कि रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग होता है। अब वल्कनीकरण क्या होता है बताऊंगा। देखो, इसका प्रयोग रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में, रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में किया जाता है। इसका प्रयोग रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में क्या किया जाता है? आपका इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ भाई राहुल कश्यप जी, वही आपका H2SO4 आप बता रहे हो ना, वही हो जाएगा। H2SO4 का प्रयोग तो आपका सीसा, आपका संचाक बैटरी में होता है ना। H2SO4 का प्रयोग आपका बैटरियों में होता है। जो पुराने आप लोग ट्रैक्टर वैक्टर के बैटरी देखोगे, जो पुराने पहले आते थे, उसमें H2SO4 को डालते थे, लेकिन आजकल तो अब सूखा बैटरी आने लग गया, लिथियम आयन बैटरी आने लग गया आजकल तो। ठीक है, चलो, तो बता दिया कि इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में होता है, त्वचा संबंधित रोगों के उपचार में होता है, और इसका प्रयोग रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस। देखो, आपको पता है लैटेक्स से क्या करते हैं? लैटेक्स से रबर को बनाते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा वीडियो वगैरह में कि लैटेक्स दूध जैसा क्या होता है? आपका दूध जैसा लिक्विड पदार्थ होता है। आपका क्या? लैटेक्स दूध जैसा लिक्विड पदार्थ होता है। तो उसमें सल्फर को मिलाते हैं, और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वल्कनीकरण प्रोसेस। तो उसके थ्रू क्या होता है? जो रबर थोड़ा मजबूत हो जाता है ना। तो वल्कनीकरण प्रोसेस में क्या किया जाता है? रबर को थोड़ा मजबूती प्रदान किया जाता है। ठीक है, सल्फर को ऐड करके उसमें। तो वल्कनीकरण प्रोसेस में क्या किया जाता है? किसको मिलाया जाता है? आपका सल्फर को मिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं, और सल्फर के बारे में क्या ध्यान रखना है जी? आपका सल्फर का प्रयोग, अगर आप ग्रामीण अंचल से हो गए है ना, खेत वगैरह आप लोग गए होंगे कभी, तो सल्फर का प्रयोग किस में करते हैं? कवकनाशी में भी करते हैं। ठीक है, आपको कवक बोलते कीटनाशी में, याद रखना, कीटनाशी में इसका प्रयोग
इसका प्रयोग किसमें, जब कीटनाशी में, कीटनाशी में भी किया जाता है, कीटनाशी में भी किया जाता है, कीटनाशी में भी किया जाता है ना, किया जाता है। अगर आप लोग जो दवाई वगैरह डालते हैं किसान लोग, उसके फार्मूले को पढ़कर देखिएगा, जो दवाई के लिए वो लोग पैकेट वगैरह रहते हैं ना, पैकेट में दवाई को ले जाते हैं तो उस पैकेट को पढ़ के देखिएगा, उसमें सल्फर वगैरह उसमें एडेड होता है। आगे बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं सल्फर का यूज और कहाँ करते हैं। सल्फर का एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है, पहले उसको जान लेते हैं। अदरक, लहसुन और प्याज से, है ना, याद रखना, अदरक 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 लहसुन एवं प्याज से क्या आता है, सल्फर की गंध आता है, सल्फर की क्या आता है जी, गंध आता है। अदरक लहसुन एवं प्याज से सल्फर की क्या आता है, गंध आता है। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया आप लोग को, सल्फर के बारे में बता दिया। सभी तथ्यों को आप लोग को याद रखना है, क्या क्या बताया। सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, त्वचा संबंधित रोगों के उपचार में इसका यूज होता है। देखो इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, त्वचा संबंधित रोगों के उपचार में। और मैंने बताया कि अदरक लहसुन और प्याज में क्या पाया जाता है, यहाँ से सल्फर की गंध आता है, ये मैंने बताया, है ना। तो त्वचा संबंधित रोगों के उपचार में जो आपका मेडिसिन वगैरह बनते हैं ना, उसमें इसको भी मिला दिया जाता है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इन सब के जूस को, इसके रस को मिला दिया जाता है। तो त्वचा संबंधित रोगों के उपचार में इसका यूज होता है। और रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में, कीटनाशी में भी इसका यूज होता है। और अदरक लहसुन और प्याज से सल्फर की क्या आती है, गंध आती है, ये आपको याद रखना है। चलो, तो ये मैंने किसके बारे में पढ़ा दिया आप लोग को, सल्फर के बारे में। चलो चीजें क्लियर होगी। अभी तो बता डेविड जी, अभी तो बता भाई, वल्कनीकरण प्रोसेस मतलब क्या होता है। जैसे कि आप रबर को किससे प्राप्त करते हो, पेड़ से प्राप्त करते हो, है ना, पेड़ से, रबर के पेड़ से। तो वो आपका मिल्क के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, दूध जैसा दिखता है, दूध जैसा, है ना। तो सल्फर उसमें ऐड करते हैं और प्रोसेस होता है वल्कनीकरण प्रोसेस। इस प्रोसेस में होता क्या है, वो जो आपका रबर है उसको मजबूती प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, मजबूती प्रदान किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। चले ठीक है, तो मैंने किसके बारे में बता दिया, सल्फर के बारे में भी आप लोग को पढ़ा दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, सल्फर भी हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। बताओ सबको समझ में आ गया, जो मेन तथ्य है सब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद ये तो हो गया किसके बारे में, सल्फर के बारे में ना। मैं सल्फर के बारे में आप लोग को मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सल्फर के बाद किसके बारे में जी, फ्लोरीन के बारे में। सल्फर भी हमारा हो गया, है ना। सल्फर के बाद अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरीन के बारे में ना। चलो देखिए, फ्लोरीन 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 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये सब किस में आते हैं, हेलोजन तत्व में आते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स में आते हैं। तो पहला चीज तो फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखना कि यह एक हेलोजन तत्व है ना। फ्लोरीन के बारे में पहला चीज, यह एक क्या है, हेलोजन तत्व है। यह एक क्या है जी, आपका हेलोजन तत्व है। यह एक हेलोजन तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दूसरा चीज, यह सबसे अधिक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत क्या होता है, मैं पीरियोडिक टेबल में आप लोग को बताऊंगा विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या होता है, हम लोग किस में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में। फिलहाल ध्यान रखिए कि यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे अधिक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका उपयोग किस में करते हैं, आपका टूथपेस्ट वगैरह के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग टूथपेस्ट, इसका उपयोग है ना, टूथपेस्ट टूथपेस्ट के निर्माण में, इसका उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। टूथपेस्ट के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बता दिया फ्लोरीन के बारे में, है ना। आपका यह एक हेलोजन एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये सब हेलोजन एलिमेंट्स में आते हैं। फिर मैंने बताया सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इन तीनों पॉइंट में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सेकंड वाला पॉइंट है कि यह सबसे अधिक क्या है, आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और इसका यूज टूथपेस्ट के निर्माण में किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना। किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद आप किसके बारे में पढ़ेंगे जी, हम लोग क्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग क्लोरीन के बारे में, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ क्लोरीन। फ्लोरीन के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन। Cl इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा। ये भी क्या है, ये भी एक हेलोजन एलिमेंट है, ये भी क्या आपका हेलोजन तत्व है, ये भी क्या आपका एक हेलोजन तत्व हेलोजन तत्व है। पहला चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, है ना। इसका प्रयोग
विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका प्रयोग किस में करते हैं, उसके बाद अश्रु गैस बनाने में, इसका प्रयोग अश्रु गैस, टीयर गैस ना, इसका प्रयोग अश्रु गैस बनाने में, अश्रु गैस बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगह अगर बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह हो जाता है तो पुलिस के द्वारा अश्रु गैस, टीयर गैस छोड़ा जाता है। तो आपका क्लोरीन का प्रयोग अश्रु गैस बनाने में किया जाता है, अश्रु गैस बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस, याद रखना, क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में, क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने बनाने में किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन का प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन का प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। और आगे देखते हैं, क्लोरीन का प्रयोग और कहाँ करते हैं, आपका औषधियों के निर्माण में, ठीक है। क्लोरीन का प्रयोग औषधियों औषधियों के निर्माण में, क्लोरीन का प्रयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजों को आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, क्लोरीन के बारे में। हैलोजन तत्व है, इसका यूज विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, टीयर गैस बनाने में होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है। और क्लोरोफॉर्म का यूज किस में करते हैं, एनेस्थीसिया अर्थात बेहोशी में, है ना, बेहोशी में इसका यूज। अब वैसे इसमें अब बैन कर दिया गया है ना, इसमें बैन कर दिया गया, हालांकि देखा जाए तो पहले आप लोग मूवी वगैरह देखते रहे होंगे, है ना, जैसे एक रुमाल लिया जाता है, रुमाल में क्लोरोफॉर्म को डालते थे, क्लोरोफॉर्म को डालने के बाद तुरंत जैसे किसी के नाक के ऊपर इसको ऐसे रख दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाता था, वो पर्टिकुलर पर्सन बेहोश हो जाता था। लेकिन क्लोरोफॉर्म के बारे में एक चीज दिक्कत ये है कि क्लोरोफॉर्म में अगर जैसे कि कोई रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा के जा रहा है, क्लोरोफॉर्म लगा के उसमें जा रहा है किसी को बेहोश करने के लिए, तो ये 1-2 मिनट तक अपना फंक्शन करेगा। और जैसे 1-2 मिनट से ज्यादा होता है तो क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया करके ना फॉस्जिन नामक जहरीला गैस बना देता है। अब वो जा रहा है किसी को बेहोश करने के लिए, समय ज्यादा हो गया, 3-4 मिनट से ज्यादा हो गया, है ना, उसको क्या कर दिया, स्मेल करा दिया। अब वो उसको लग रहा है कि भैया वो बेहोश हुआ है, लेकिन वो बेहोश थोड़ा हो गया, तो खत्म ही हो गया, ऐसा हो जाता है ना। इसलिए इसको एक प्रकार से बैन करा दिया गया, किसको, क्लोरोफॉर्म को, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो निश्चेतक या एनेस्थेसिया के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लोरीन के बारे में क्या क्या बता दिया, हाइड्रोजन एलिमेंट है, विरंजक चूर्ण बनाने में यूज करते हैं, टीयर गैस बनाने में, अश्रु गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है, मस्टर्ड गैस बनाने में इसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है, और औषधियों के निर्माण में क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज किया जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। वस्त्रों को रंगने में एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो, वस्त्रों को रंगने में ना, यहाँ पास लिख रहा हूँ, वस्त्रों को रंगने में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सभी तथ्य है किसके बारे में इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, क्या, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला लिखना चाहते हो तो CHCl3 है ना, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है, अगर लिखना है तो। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, जब पर सर्वाधिक होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ाऊंगा, बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ये आपका विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होता है, हम लोग उसको आवर्त सारणी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग नॉन मेटल के पॉइंट ऑफ से जो जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं जी, है ना। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया, क्लोरीन के बारे में। आ गया सबको समझ में, आ गया ना। चलो बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आप लोग गाली दे रहे होगे, सर इतना आप बता रहे हो, कैसे चीजें तुरंत तुरंत क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करोगे तो होगा, हो गया जी। आगे बढ़ूं, चंपेश, वंदना, डेविड, राहुल। अब तो धीरे धीरे पूरा पता है क्लास का स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि एकदम सबके सब पहले प्रेजेंट रहते थे, अब तो भैया खत्म। राहुल जी, राहुल हंस रहे राहुल जी। चलो ठीक है, हो गया। आगे बात करते हैं ना, ये हो गया हमारा, ये हो गया। किसके बारे में पढ़ लिया, क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन भी हो गया और फ्लोरीन भी हो गया। अब किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रोमीन के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन के बारे में। 15 मिनट और वेट करिए, 15 मिनट और लगेगा फिर हो जाएगा, 15 मिनट और लगेगा फिर हो जाएगा। चलो ब्रोमीन, ब्रोमीन के बारे में पढ़ते हैं। रिवाइज करिए अच्छे से चीजों को, एग्जाम में ना, एग्जाम हाल में मेरा याद आएगा कि हाँ सर ने ये चीज बताया था, भले अब आपने उसको रिवाइज किया नहीं किया वो आपके ऊपर है। ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन, Br। चलो आगे बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में, क्या क्या तथ्य।
तो ब्रोमीन भी क्या है, यह भी एक हैलोजन तत्व है। बताओगे यह भी एक हैलोजन तत्व है, यह भी एक हैलोजन तत्व है। ये क्या है, अधातु होते हुए द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अधातु होते हुए भी कौन सी स्टेज में, द्रव, है ना, ये द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखना जी। जनरली देखा जाए भाई तो अधातु में तो गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन अपवाद भी है, कुछ कुछ अधातु तो सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, और कुछ कुछ जो आपका अधातु है, कुछ कुछ में आपका ब्रोमीन है, ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबका टाइमिंग अलग है सर, और कुछ कभी भी नेटवर्क की वजह से, चलो कोई बात नहीं नीलिमा जी, कोई बात नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ इसमें तो फैसिलिटी है कि अगर आप सही समय से, अगर मतलब समय में अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हो। चलो रिवाइज करना है आप लोग को बस। तो ब्रोमीन धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बात करते हैं ब्रोमीन का प्रयोग, ठीक है। ब्रोमीन का प्रयोग किसमें करते हैं, फोटोग्राफी में, याद रखना। ब्रोमीन का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्रोमीन का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। किसमें, फोटोग्राफी में किया जाता है। किस रूप में, मैंने बताया था सिल्वर ब्रोमाइड बताया था, जिस सिल्वर ब्रोमाइड, मैंने जब सिल्वर के कंपाउंड आप लोग को पढ़ाया था तो बताया था कि ब्रोमीन का जो वो है प्रयोग है, वो फोटोग्राफी में होता है। किस फॉर्म में, सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्म में। इसको कैसे लिखेंगे, एजीबीआर, क्या लिखेंगे जिसको, एजीबीआर लिखेंगे। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, ब्रोमीन के बारे में भी बता दिया। किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। एजीबीआर, बहुत बढ़िया डेविड जी, एजीबीआर हो जाएगा ना। हमने ब्रोमीन भी पढ़ लिया। ब्रोमीन के बाद अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्रोमीन के बाद पढ़ते हैं हम लोग आयोडीन, है ना। ब्रोमीन के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं आयोडीन। आयोडीन से तो बार बार क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन आता है आप लोग को दिमाग में आ गया होगा, क्या क्वेश्चन आता है आयोडीन से। चलिए आयोडीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाई, आयोडीन के बारे में पढ़ते हैं। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक आपका एक हैलोजन एलिमेंट है। ये भी क्या आपका हैलोजन, ये भी आपका एक हैलोजन तत्व है। आयोडीन भी क्या आपका हैलोजन तत्व है, ठीक है। आगे बात करते हैं आयोडीन क्या है, ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये आपका ठोस अवस्था में, ठीक है। ठोस अवस्था में आयोडीन कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। जल्दी से बताओ, मैंने मैटर्स एंड इट्स स्टेट में पढ़ाया था, ये जो आयोडीन है वो कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है, जल्दी से बताइए। आयोडीन कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है, कौन बताएगा। आयोडीन किसका एग्जाम्पल है, मैंने बताया था आप लोग को, कंडेंसेशन, संघनन, और उसके बाद आपका है एग्जाम्पल मेल्टिंग, है ना, और एग्जाम्पल दे रहा हूँ फ्रीजिंग, और एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिपोजिशन, और एग्जाम्पल दे रहा हूँ सब्लिमेशन। बताओ यार, किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, रिविजन मत करो कोई। चलो, तो मैंने बताया था ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बताया था जी। बहुत बढ़िया नीलिमा जी, बहुत बढ़िया। सब्लिमेशन कुमुदनी जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो आयोडीन किसका एग्जांपल है, ये आपका ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन है ना, इसमें ऊर्ध्वपातन देखा जाता है, ये आपको डायरेक्ट है किसमें, आपका आयोडीन में, है ना। आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, इन सब में ऊर्ध्वपातन देखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आयोडीन क्या है, आयोडीन आपका मनुष्य के, है ना, मनुष्य के थायराइड ग्रंथि के लिए, ठीक है, मनुष्य के थायराइड ग्रंथि के लिए क्या आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है, मनुष्य के थायराइड ग्रंथि के लिए महत्वपूर्ण है ना। और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि आयोडीन नमक आयोडीन नमक की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा रोग, घेंघा नामक रोग होता है, जिसको ग्वाटर डिजीज के नाम से जानते हैं। और देखते हैं आयोडीन का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। आपने सुना होगा आयोडेक्स, नाम सुना है, आयोडेक्स आपने नाम सुना होगा, आयोडेक्स। तो दर्द निवारक, है ना, दर्द निवारक दवाई बनाने में भी आयोडीन का प्रयोग होता है, आयोडेक्स। चलो याद रखिएगा आपका आयोडेक्स, है ना। तो याद रखेंगे आयोडीन का प्रयोग, आयोडीन का जो प्रयोग है वो दर्द निवारक औषधि बनाने में, किसमें, दर्द निवारक औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसका प्रयोग और किस में करते हैं, कीटाणुनाशी में भी, यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ इसका प्रयोग कीटाणुनाशी में भी, है ना, कीटाणुनाशी, इसका प्रयोग कीटाणुनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा, आ गया।
तो ये मैंने आयोडीन के बारे में बता दिया। स्पेशली घेंघा नामक रोग, ये आपको ध्यान रखना है आयोडीन के बारे में, और सब्लिमेशन वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। इतना पढ़िए अच्छे से, फिर घटना चक्र लगाइएगा। जितना मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उस सब टॉपिक को पढ़ के आप घटना चक्र भी लगाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बस ये है, रिविजन आप लोग का जरूरी है, रिविजन होगा तो हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, हो गया, आयोडीन भी हमारा हो गया। तो अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है आप लोग को, किसके बारे में, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ और है, 10 से 15 मिनट बस और है, 10 से 15 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, हीलियम के बारे में, है ना। हीलियम, अब हम लोग जानते हैं हीलियम के बारे में जी। हीलियम, 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 HE। ठीक है, चलो देखो, हीलियम के बारे में क्या ध्यान रखना है कि यह सबसे हल्की नोबल गैस है। अगर मैं नोबल गैस की बात करता हूँ, चलो नोबल गैस की बात करता हूँ, है ना, नोबल गैस। अगर मैं नोबल गैस की बात करता हूँ, अभी हम लोग सब अधातु ही पढ़े हैं ना, नोबल गैस में क्या क्या आता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और आपका जेनॉन, ये सब किस में आता है, ये सब आपका नोबल गैस में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़े, हीलियम के बारे में, तो याद रखिएगा हीलियम, हीलियम, हीलियम सबसे हल्की नोबल गैस है। हीलियम क्या आपका सबसे हल्की, हीलियम सबसे हल्की क्या है जी, नोबल गैस है। हीलियम सबसे हल्की नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हवा, हवा वाले गुब्बारे में, हवा वाले गुब्बारे में, गुब्बारे में, गुब्बारे में भरने के लिए, हवा वाले गुब्बारे में भरने के लिए, भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज, हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में, टायरों में भरने के लिए, हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, गोताखोरों द्वारा, गोताखोरों, गोताखोरों द्वारा श्वसन के रूप में, गोताखोरों द्वारा श्वसन, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर मतलब जो समुद्र के अंदर जाते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो सिलेंडर ले जाते हैं ना श्वसन के लिए, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम, इन दोनों के मिक्सचर वाले सिलेंडर वो लोग ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका ऑक्सीजन जलने में सहायता प्रदान करता है, जलने में सहायक होता है, जबकि जो हीलियम गैस है ना, ये आपका क्या होता है, अज्वलनशील गैस होता है। और हीलियम गैस जल्दी से ब्लड में घुलता नहीं है, इसलिए घुलता नहीं, क्या जल्दी से, क्या ये घुलता ही नहीं है, ध्यान रखना है ना, हीलियम गैस आपका ब्लड में घुलता नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, जो आपका इसका प्रयोग गोताखोर अर्थात स्कूबा ड्राइवर लोग क्या करते हैं, एज ए रेस्पिरेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, ऑक्सीजन और किसका, हीलियम का। ये आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अभी चीज जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने, ये ह्यूमन ब्लड में अर्थात मानव रक्त में, ये मानव रक्त में, मानव रक्त में घुलते नहीं है ना, ये आपका मानव रक्त में घुलते नहीं है, ये मानव रक्त में घुलते नहीं है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आ गया समझ में सबको, तो हीलियम के बारे में मैंने बता दिया। कुछ कुछ और है, देखिए हीलियम के बाद हम लोग चलते हैं नियॉन। हीलियम के बाद किसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, नियॉन के बारे में, नियॉन के बारे में, नियॉन गैस। हीलियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे नियॉन गैस के बारे में। इसके बारे में सबसे पहला चीज ध्यान रखना, इसको मैजिकल गैस कहा जाता है। नियॉन गैस को मैजिकल गैस कहा जाता है। क्यों कहते बता रहा हूं, देखो इसे, इसे क्या बोलते हैं, मैजिकल गैस, इसे मैजिकल, इसे मैजिकल, मैजिकल गैस कहा जाता है, इसे मैजिकल गैस कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका अंधेरे में चमकता है जी। ये क्या कहता है, अंधेरे में, ये अंधेरे में चमकता है, ये अंधेरे में चमकता है, अंधेरे में चमकने के कारण इसे मैजिकल गैस कहते हैं। अब इसका प्रयोग, नियॉन गैस का प्रयोग किस में किस में करते हैं, विज्ञापनों में, विज्ञापनों में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, विज्ञापनों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ और नियॉन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज, हवाई जहाज की जो आपका एक जगह होता है, एयरपोर्ट है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, आपका एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इंडिकेटर्स, एयरपोर्ट इंडिकेटर्स, साथ ही साथ आपका रोड इंडिकेटर्स, ठीक है, रोड, रोड इंडिकेटर्स, एयरपोर्ट इंडिकेटर्स, साथ ही साथ रोड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में इसका प्रयोग होता है, किसका, नियॉन गैस का, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। और कहाँ कहाँ करते हैं, साइन बोर्ड वगैरह में, ठीक है जी, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड में भी क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यार ये तो रात में चमकता है, रात में चमकता है। अब भैया जैसे कि हेलीकॉप्टर है, उतरेगा, कहाँ उतरेगा, तो पर्टिकुलर उस जगह को दिखाना पड़ेगा ना ऊपर से, तो चमकता है, इसलिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग आपका एयरपोर्ट इंडिकेटर्स में किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका रोड इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, आपका नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि कौन सा मैजिकल गैस है, तो आप क्या बताओगे, आपको बताना नियॉन गैस, नियॉन गैस को मैजिकल गैस के नाम से जाना जाता है। अगर सब समझ में, विज्ञापनों में, साइन बोर्ड में, है
है ना, जो आपका रोड के इंडिकेटर्स है उन सब में इसका प्रयोग होता है, किसका, नियान गैस का। आपने देखा होगा सड़क में आप लोग गुजरे होंगे तो आपको ऐसे इतना बड़ा, है ना, सड़क में इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, इतना बड़ा बड़ा ऐसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर लगा होता है, और रात में क्या होता है, चमकता है। रात में क्या होता है, चमकता है। आप लोग देखा भी होंगे, देखे भी होंगे आप लोग इसको, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, आपका यही नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो रेडियन रेडियन का भी प्रयोग होता है ना, रेडियम का भी प्रयोग होता है, रेडियम का भी प्रयोग होता है, लेकिन कुछ चीजों में ध्यान रखना, नियान गैस का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेडियम का भी तो प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ किसका, नियान गैस का भी प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में, आपका नियान गैस। नियान के बाद अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, आर्गन के बाद आर्गन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ना। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्गन के बारे में। आर्गन, आर्गन के बारे में पढ़ते हैं जी। आर्गन के बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो आर्गन ये भी क्या है, ये भी आगे एक आपका नोबल गैस है, ये भी क्या है जी, आपका नोबल गैस। ये भी क्या है, आर्गन आपका एक नोबल गैस है, ध्यान रखना। ये वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वातावरण में, ये वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में, वातावरण में सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है जी, ये आपका अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। जो आपका विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस के साथ साथ आर्गन गैस को भी भरा जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो विद्युत बल्बों में, विद्युत विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन गैस के साथ, नाइट्रोजन, विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन गैस के साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन गैस के साथ आपका विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन गैस के साथ आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस को, आर्गन आर्गन गैस को भरा जाता है, आर्गन गैस को भरा जाता है, ठीक है, भरा जाता है। किसको जी, आपका आर्गन गैस को भरा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आर्गन के बारे में बता दिया। आर्गन के बाद अब देखिए क्रिप्टॉन, हालांकि मेरे सबसे क्वेश्चन नहीं आते जो नीचे नीचे बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है। क्रिप्टॉन, फ्लैश लाइट, है ना, क्रिप्टॉन के बारे में देखना है। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बारे में सबसे पहले यह भी एक क्या है, आपका नोबल गैस है ना। यह भी एक क्या है जो आपका नोबल गैस है, यह भी एक आपका नोबल गैस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका फ्लैश लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो फ्लैश लैंप बनाते हैं, फ्लैश लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैश लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, फ्लैश लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बात करते हैं। हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जेनान, जेनान को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा ये। जेनॉन गैस, जेनॉन गैस, यह भी क्या है, तो यह भी एक क्या है जो आपका नोबल गैस है, यह भी एक क्या है, आपका नोबल गैस है, यह भी एक आपका नोबल गैस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, जेनान गैस को, इसे कौन से नाम से, स्ट्रेंजर, इसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसका प्रयोग मोबाइल कैमरे के, मोबाइल किसका, जेनान गैस का। तो मोबाइल 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 कैमरे के फ्लैश लाइट, मोबाइल कैमरे के फ्लैश लाइट में किसका, जेनान गैस का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल कैमरे के फ्लैश लाइट में जेनान गैस का क्या किया जाता है जी, प्रयोग किया जाता है, जेनान गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें नीचे में जो ध्यान रखना, आपका जेनान गैस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, तो क्या बताओगे, आपको बताना है कि इसको, जेनान को, है ना, इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। और इससे पहले भी मैंने बताया था, मैजिकल गैस किसको बोलते हैं, मैजिकल गैस बोलते हैं नियान को, ये सब आपको ध्यान रखना है। मैजिकल गैस नियान को, है ना, और स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, आपका किसको जी, आपका जेनान गैस को। और इसका प्रयोग मोबाइल के जो फ्लैश लाइट्स होता है ना, उसको बनाने में करते हैं, किसका प्रयोग, जेनान गैस का प्रयोग। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को तथ्य समझ में आ गए होंगे। जल्दी से कंफर्म करिए आप लोग, है ना, हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ तक आप लोग को चीजें समझ में आई, उसके बाद में क्या करता हूँ जी, आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। चलो बताइए जल्दी से बताइए। आगे सबको समझ में, चलो ठीक है। एक और बच गया क्या, उसको भी देख लेते हैं ना, रेडॉन गैस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेडॉन जो बचा हुआ है उसके बारे में भी एक दो तथ्य है जो इंपॉर्टेंट है। रेडॉन गैस, ठीक है, रेडॉन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ये सब आप लोग को पता है, यही तो क्या आपका नोबल गैस है। तो रेडॉन के बारे में क्या ध्यान रखना है, रेडॉन के बारे में, रेडॉन गैस के बारे में, तो
रेडॉन गैस है ना, रेडॉन गैस ज्वालामुखी विस्फोट, रेडॉन गैस किसके, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट एवं भूकंप के दौरान, ज्वालामुखी विस्फोट एवं भूकंप के दौरान, भूकंप, भूकंप के दौरान क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। जो रेडान गैस है वो ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के दौरान क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा नोबल गैस है जो ज्वालामुखी विस्फोट और आपका भूकंप के दौरान उत्पन्न होता है ना। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जी रेडॉन, क्या बताना है आपको, रेडॉन बताना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सबसे कम पाई जाने वाली क्या है आपका नोबल गैस है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखोगे, ये सबसे कम पाई जाने वाली नोबल गैस है, ये सबसे कम, सबसे सबसे कम पाई जाने वाली, ये सबसे कम पाई जाने वाली क्या है, नोबल गैस है, सबसे कम पाई जाने वाली नोबल गैस है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रेडान के बारे में। सबसे अधिक बोलेगा तो अभी मैंने बताया था आर्गन, ये वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, लेकिन अगर सबसे कम पूछेगा तो क्या बताओगे, रेडॉन बताओगे। तो रेडॉन जो आपका नोबल गैस है वो हमारे वातावरण में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और मैंने क्या बताया कि ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के दौरान क्या होता है, ये जो गैस है वो क्या होता है जो आपका उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है आपका एक्सरे मशीन में ना, एक्सरे मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडॉन गैस का प्रयोग किस में करते हैं, लिख दे रहा हूँ देखो यहाँ पास, एक्सरे, एक्सरे मशीन में, एक्सरे मशीन में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरे मशीन में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। बताओ आगे सबको समझ में, चलो जी। राहुल कश्यप, वही तो बताया यार, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें मैं आप लोग को पूरा बता दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, है ना। देखो जितना जैसे बताया जा रहा है उसी हिसाब से चलिए, क्योंकि अगर आपका, अगर सभी का मैं क्या करूंगा एटॉमिक नंबर बताते चलूंगा यहाँ, तो ये तथ्यों को भी तो याद रखना है, एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे याद करोगे, ऐसा हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर को आपको जहां याद कराया जाएगा वहां आपको याद करना है, यहाँ भी तथ्यों को याद करिए। जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा ना तो कुछ नहीं करना रहेगा, बस जोड़ना रहेगा, 2 में 8 जोड़ दो, 8 में 7 जोड़ दो, ऐसे जोड़ना बस रहेगा, आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा परमाणु क्रमांक, है ना। तो सब चीज बताया जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, नॉन मेटल के पर्सपेक्टिव में हम लोग ये पढ़ रहे थे, और मैंने पहले ही बताया था कि मैं इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, कौन से ग्रुप का है, ये सब इस क्लास में मैं नहीं बताऊंगा ऐसा करके, इसको मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, आवर्त सारणी में बताऊंगा, ठीक है। उसमें समझना या उसमें याद करना बहुत ईजी रहेगा कंपेयर टू उसमें। हो गया, चलो, चलो जी, ठीक है, हो गया। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, देखो जो मेन मेन जो आपका नॉन मेटल है सब मैंने बता दिया। पहले तो हाइड्रोजन के बारे में बताया, हाइड्रोजन के बाद मैंने बताया किसके बारे में, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद मैंने बताया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद मैंने बताया भैया किसके बारे में, कार्बन, कार्बन के बाद इसके एलोट्रॉप मैंने पढ़ा है, एलोट्रॉप के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद नियान, नियान के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टान, क्रिप्टान के बाद आपका जेनान, ये सब हम लोग ने पढ़ा है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, उसके बाद आपका रेडान। चलिए कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाएंगे टेस्ट के लिए, कुछ क्वेश्चन है, चलो कुछ क्वेश्चन है ना टेस्ट के लिए, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए। स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए, तो ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, भूपेश जी, नागेश्वर जी, कुमुदनी जी, स्पीड ज्यादा नहीं हो रहा है ना। देखो इतना स्पीड तो लेके चलना पड़ेगा, इतना स्पीड तो लेके आप लोग को चलना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन हाँ अगर ज्यादा स्पीड हो रहा है बोलोगे तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है इतना चलेगा ना स्पीड जो हम लोग जा रहे हैं। कुमुदनी जी का कहना है नहीं है सर, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा भूपेश जी कोई बात नहीं कह रहे, मतलब स्पीड है क्या? ये क्या हो गया यार, ये कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो। अब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करता हूँ आज के इस क्लास का। चलो सब थोड़ा रिस्टार्ट करो, वापस से दिमाग में सब चीज़ों को लाओ, कॉपी वगैरह बंद करो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। इन सभी प्रश्नों का आप लोग को आंसर करना है, लिखेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे, लास्ट में जब मैं आंसर बताऊंगा तो चेक करेगा, क्रॉस चेक करना कितना क्वेश्चन आपने सही किए, कितना आपने गलत किए। पहला, कौन से गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, कौन से गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, कौन से गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, अजनबी गैस कहा जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन से गैस को मैजिकल गैस बोलते हैं, कौन से गैस को मैजिकल गैस कहा जाता है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कौन सा नोबल गैस सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, कौन सा नोबल गैस सबसे कम मात्रा में, कौन सा नोबल गैस सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न,
तीन हो गया। चौथा प्रश्न, पतंग का मांझा बनाने में, पतंग का मांझा बनाने में किसका प्रयोग होता है? चार हो गया। पांचवा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। पांचवा प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? पांचवा। छठवा, छठवा का आप लोग को आंसर करना है। हमारा छठवा प्रश्न है, वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये आपका छठवा प्रश्न है। सातवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है, ग्रेफाइट के लेयर के बीच, ग्रेफाइट के लेयर के बीच कौन सा बल कार्य करता है? कौन सा बल ग्रेफाइट के लेयर के बीच कौन सा बल कार्य करता है? चलो, 7 क्वेश्चन का आज का आपका टेस्ट है, देखते हैं किसका 7 में 7 आज सही हुआ। शुरू करें चेक करना। चलो जल्दी से बता दो, शुरू करें चेक करना जी, शुरू करें चेक करना। शुरू करें। चलो, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं आपका जिनान को, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस जिनान, जिनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। मैजिकल गैस नियान गैस को कहा जाता है। अभी जैसे देखो पढ़ाया था, है ना, जिनान गैस कहाँ है? कहाँ है यार जिनान? जिनान गैस, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था आपका? एक और क्वेश्चन था मैजिकल गैस। तो मैजिकल गैस किसे कहते हैं? नियान को। तो वही चीज तो क्वेश्चन पूछा गया था, मैजिकल गैस किसे कहते हैं? आपका नियान को। सबसे कम नोबेल गैस रेडान, सबसे कम नोबेल गैस रेडान। पतंग का मांझा लाल फास्फोरस, जिन्होंने लाल फास्फोरस लिखा है सब आंसर सही करोगे, केवल फास्फोरस लिखो गलत करोगे, क्योंकि यार उसके तो 3 आपका रूप है ना। और श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक किस में पाया जाता है? कार्बन में। कार्बन किस में आपका श्रृंखला बनाने का, लंबी लंबी चैन बनाने का गुण इसमें ज्यादा होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और ग्रेफाइट के लेयर के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? तो वांडर वॉल्स बल कार्य करता है। वांडर वॉल्स बल कार्य करता है। ग्रेफाइट के लेयर के बीच वांडर वॉल्स बल कार्य करता है। एक और क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर करेगा, वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण प्रोसेस में किसका प्रयोग होता है? 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न इसका आप लोग आंसर दीजिए, रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में किसका यूज होता है? तो रबर के वल्कनीकरण प्रोसेस में होता है आपका सल्फर का। जिन्होंने सल्फर इसका आंसर लगाया, आंसर आपका सही है। तो 8 क्वेश्चन का टेस्ट था, जल्दी से बताओ किसने 8 में 8 सही किए? 8 क्वेश्चन का आपका टेस्ट था, बताओ जल्दी से किसने 8 में 8 सही किए? भूपेश का 7, कुमुदनी का 5, भूपेश का 7 और नागेश्वर 8 में 8। गजब भाई नागेश्वर, गजब यार गजब। चलो, चंपेश जी 7, कुमुदनी यार बहुत बढ़िया, कुमुदनी जी आपका भी बहुत बढ़िया। वंदना जी का 6 हुआ है। चलो और आंसर करिए, वंदना जी का 6। और कौन बच गया? राहुल 8, 8 में 7, ठीक है। राहुल कौन सा गलत हो गया थोड़ा चेक करिएगा। और बताइए, और बताइए, बबीता जी आपका कैसे कम हुआ? बबीता जी और वंदना जी आप लोग 6 6 बता रहे हो, आप लोग का थोड़ा कम हुआ है ना, लेकिन रिवाइज करेगा। देखो यार इसमें क्या चीज है बताओ, इसमें रटना ही तो है, आप लोग को याद ही तो करना है चीजों को, है ना। जितना भी मैंने तथ्य बताया सबको आपको बार बार रिवाइज करना है, जाहिर सी बात है याद हो जाएगा। बस ये है, करना है मतलब करना है, सीधा दिमाग में रखो कि हाँ मुझे याद करना है मतलब करना है, अगर एग्जाम निकालना है तो। क्योंकि अगर एक बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं केवल प्रयोगशाला परिचारक में काम आएगा, आप एनटीपीसी दे लो, है ना। एनटीपीसी के एग्जाम में साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अदर एग्जाम जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, सब में आपका ये काम आने वाला है। चलो ठीक है, फिर आशा कर रहा हूँ सबको ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी मैंने किसके बारे में बताया, जो इंपॉर्टेंट जो नॉन मेटल्स इसके बारे में बताया। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मिश्र धातु क्या क्या है। कल आपको बताऊंगा अयस्क के बारे में, ओर के बारे में बताऊंगा। कल मैं आप लोग को धातु कर्म के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किसको कौन कौन से प्रोसेस से कौन कौन से धातुओं को शुद्ध करते हैं, ये सब मैं कल आप लोग को बताऊंगा, है ना। उसके बाद हम लोग पीएच स्केल पढ़ लेंगे, एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ लेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका एटॉमिक केमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण खोज है वो सब पढ़ेंगे, साइंटिस्ट के नाम ये सब पढ़ेंगे, व्यापारिक नाम और केमिकल फार्मूला ये सब पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से चीजें हो जाए। चलो, बस आपको साथ में याद करते चलना है। और अंतिम में एक और टॉपिक रहेगा हमारा, कार्बन के कंपाउंड, उसको हम लोग अंतिम में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।